हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। 1917 की रूसी क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्रांति के कारणों के बारे में जाना था। ठीक है, आज जो हम क्रांति की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये क्रांति आगे बढ़ी। तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने प्रवेश किया और रूस को काफ़ी पराजय का सामना करना पड़ा और काफ़ी फजीहत हुई। आर्थिक रूप से रूस बहुत कमज़ोर हो गया। इवन जो सैनिक थे वो मज़दूरों में से और किसानों में से सैनिक बनाकर जो है वॉर फ्रंट पे भेज दिए गए और बहुत से सैनिक उसमें मारे गए। उत्पादन में कमी आई, वस्तुओं की जो कीमतें थी वो आसमान छूने लगी। तो ये सारी जो अव्यवस्थाएं थी, इसके कारण 7 मार्च 1917 को रूस में क्रांति का विस्फोट हुआ। और इस क्रांति में कौन शामिल थे? इस क्रांति में शामिल थे गरीब किसान और मजदूर। उन्होंने पेट्रोग्रैड जगह का नाम है रशिया में, वहाँ उन्होंने जुलूस निकाला पेट्रोग्रैड की सड़कों पर और उस शहर के होटलों को, उस शहर के दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। भीड़, देखिए, भीड़ कुछ भी कर सकती है, भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता। और स्थिति काबू से बाहर होने लगी। तो आप जानते हो कि रूस के जो ज़ार रहे, उन्होंने शक्ति के द्वारा रूस की जनता पर काबू पाने का प्रयास करते थे वो। तो सरकार ने आदेश दिया कि ये जो भीड़ जो उग्र हो चुकी है, इसको गोली चलाकर इसको तितर बितर कर दिया जाए। पहले भी आपने देखा किस तरह से खूनी रविवार की जो घटना घटी थी, ये आप जानते हैं। वो तो फिर भी लोग निहत्थे थे, ठीक है, शांतिपूर्वक जुलूस निकाल लेते। ये तो जो भीड़ थी, ये जो जुलूस था, ये तो हिंसक हो चला था। जैसे आप देखते हो कि किसी घटना को लेकर, मतलब किसी कारण से लोग इकट्ठे होकर और कई बार जुलूस निकालते हैं और उसमें हिंसा हो जाती है, तो इसी प्रकार से हुई। तो अब सरकार का ये प्रयास था कि गोली चलाकर इनको तितर बितर कर दिया जाए। लेकिन सिपाहियों की जो सहानुभूति थी वह मज़दूरों के साथ थी। उन्होंने उस भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि क्रांति की भावना सैनिकों में भी प्रवेश कर चुकी थी। तो स्थिति अब और गंभीर हो गई। अब रूस के कोने कोने में जो है क्रांति की लहर फैल गई, चारों तरफ हड़तालें होने लगी। और 7 मार्च की ये बात है, और अगले ही दिन यानी 8 मार्च 1917 को जो कपड़ा मिल थी वहाँ पे, रूस में बहुत सारी कपड़ा मिल थी। उन कपड़ा मिलों की जो मज़दूर स्त्रियाँ थी, वो रोटी की मांग करते हुए, क्योंकि भूख के मारे लोगों का बुरा हाल था, रोटी की मांग करते हुए उन्होंने हड़ताल कर दी। तो ये जिस दिन ये हड़ताल हुई, 8 मार्च 1917 की बात है, तब से मतलब उसके बाद से 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप जानते हो सभी, यू आर ऑल लेडीज़, तो यू आर अवेयर दैट 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वो इसी घटना से जो है मनाया जाने लगा। तो दूसरे ही दिन फिर मतलब 9 मार्च को उनके साथ अन्य मज़दूर शामिल हो गए। रोटी के नारे लगाए, रोटी दो, रोटी दो, और युद्ध बंद करो, यानी प्रथम विश्व युद्ध में से जो है वापसी ले लो, अत्याचारी शासन का नाश हो, इस तरह के नारे जो है रूस की सड़कों पर लगने शुरू हो गए। और 11 मार्च को तो जो ज़ार है उसने मज़दूरों को काम पर लौटने के आदेश दिए, क्योंकि हड़ताल हो रखी थी। तो ज़ार ने आदेश दिए मज़दूरों को काम पर लौटने के, लेकिन उन्होंने उस आदेश को नहीं माना। उसी दिन ज़ार ने ड्यूमा को भी भंग करने का आदेश दिया, लेकिन ड्यूमा ने भी भंग होने से इनकार कर दिया। ड्यूमा यानी रशियन पार्लियामेंट। 12 मार्च को 25,000 सैनिक हड़तालियों के साथ मिल गए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी कि जिनके माध्यम से क्रांति को तोड़ा जाना था, क्रांति में बाधा डाली जानी थी, वो जो लोग हैं, वो जो सैनिक हैं, वो हड़तालियों के पक्ष में हो गए। अब स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो गई। पेट्रोग्रैड पर, मॉस्को पर, रशिया का एक प्रमुख शहर है मॉस्को,
मॉस्को पर भी कब्जा कर लिया गया। अब ज़ार जो है उसको मजबूर होकर 15 मार्च 1917 को अपना सिंहासन त्यागना पड़ा। तो ज़ार के इस पतन की घटना को फरवरी क्रांति कहा जाता है। आप कहेंगे ये घटना तो 15 मार्च 1917 की हुई, तो इसे फरवरी की क्रांति क्यों कहा गया? ऐसा था, जो रूसी कैलेंडर है, जो रशियन कैलेंडर है, उसके अनुसार ये जो घटना है ये 15 मार्च 1917 को नहीं बल्कि 27 फरवरी 1917 को हुई थी। इसलिए इट इज़ वेरी पॉपुलरली नोन इन रशिया एज ए फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, फरवरी की क्रांति इसको कहा जाता है। तो देखिए, ज़ार का जो पतन हुआ वो एक तरह से क्रांति का आरंभ था। आप ये ना सोचें कि क्रांति ज़ार के पतन के साथ समाप्त हो गई। जब ज़ार का पतन हुआ, निरंकुश शासन का पतन हुआ, तो 15 मार्च 1917 को प्रिंस लवोव के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन कर दिया गया। लेकिन इस सरकार का भी शीघ्र पतन हो गया और केरेंस्की के नेतृत्व में एक नई सरकार की स्थापना की गई। ये जो सरकार थी ये भी लोगों की समस्याओं को, देश की समस्या को सुलझाने में असफल रही। जैसे तीन चार प्रमुख मांगे थी। एक तो शांति की स्थापना, और एक ज़मीन का जो स्वामित्व है वो जोतने वाले को मिलना चाहिए। कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, और गैर रूसी जाति जो है उनको समानता का दर्जा मिलना चाहिए, जो अब तक उनके साथ भेदभाव होता आ रहा था। इस तरह की किसी भी मांग को रूस के ज़ार के पतन के बाद जो सरकारें बनी वो उन मांगों को पूरा ना कर सकी, और इसके कारण जनता में उन सरकारों ने अपना समर्थन खो दिया। अब एक जो मैंने आपको बताया था, एक नेता था रूसी समाजवादी गणतांत्रिक मजदूर पार्टी यानी RSDLP का नेता था व्लादिमीर इलियच लेनिन। लेनिन उस समय जो है स्विट्ज़रलैंड में अपना निर्वासित जीवन व्यतीत करा था, उसको निर्वासित कर दिया गया था। तो रूस वापस लौट गया वो, और 7 नवंबर 1917 को पेट्रोग्राड में एक विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह का नेतृत्व लेनिन ने किया। यानी अब लेनिन जो है वो नेतृत्व कर रहा था क्रांति का, और क्रांतिकारियों ने जल्दी ही जो सरकार का जो मुख्यालय था विंटर पैलेस में, उस पर कब्जा कर लिया, और अस्थायी सरकार जो बनी थी केरेंस्की की, प्रिंस लवोव की, उनके सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन केरेंस्की किस तरह से बच निकलने में कामयाब रहा। तो इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। देखिए, जो पहले क्रांति हुई थी उसको फरवरी क्रांति कहा जाता है। उससे तो ज़ार ने अपना सिंहासन त्याग दिया था। लेकिन ये जो क्रांति हुई, ये क्रांति उन सरकारों के खिलाफ हुई जो कि रूस के ज़ार के पतन के बाद जो लगातार 2 सरकारें मैंने आपको बताया, एक तो केरेंस्की के नेतृत्व में, एक प्रिंस लवोव के नेतृत्व में जो सरकारें स्थापित हुई थी, उन सरकारों की असफलता के खिलाफ वो क्रांति थी। तो इसको बोल्शेविक क्रांति कहा गया। बोल्शेविक का मतलब मेजॉरिटी। मैंने आपको बताया था कि 1903 में जो इस पार्टी के RSDLP के जो 2 दल थे, उनमें लेनिन के नेतृत्व वाला जो दल था उसका बहुमत स्थापित हो गया था, तो इसलिए इसको बोल्शेविक कहा जाने लगा। तो ये जो क्रांति की थी ये लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, इसलिए इसको बोल्शेविक क्रांति कहा जाता था। लेकिन ये पुरानी रूस, ये क्रांति मैंने आपको बताया कि 7 नवंबर 1917 को हुई थी, लेकिन क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के हिसाब से ये क्रांति अक्टूबर में हुई थी, इसलिए इसको इट इज़ पॉपुलरली नोन एज अ अक्टूबर रेवोल्यूशन। उसके अनुसार ये क्रांति 25 अक्टूबर को हुई थी, तो इसलिए इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और 8 नवंबर को जो नई सरकार बनी वो बोल्शेविकों की बनी। लेनिन को प्रधानमंत्री बनाया गया, और ट्रॉट्स्की एक और व्यक्ति था जिसको विदेश मंत्री का पद मिला। नई सरकार जैसे ही बनी उसने प्रथम विश्व युद्ध से अपना हाथ खींच लिया।
यानी 1914 में जो रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था, 1917 में नई सरकार के बनते ही युद्ध से हाथ उसने खींच लिया। और 1918 में रूस ने जर्मनी के साथ एक संधि की जिसका नाम था ब्रेस्ट लिटोविस्क की संधि। इस संधि के अनुसार रूस को जर्मनी को कुछ प्रदेश देने पड़े। तो एक काम तो उस सरकार ने ये किया कि प्रथम विश्व युद्ध से हाथ खींच लिया, और दूसरी बात, ग्रह स्थिति को सुधारने के लिए लेनिन की जो सरकार थी उसने भूस्वामियों, चर्च और ज़ार की जो जागीरें थी उनको जब्त कर लिया और किसानों में बांट दी। देखिए, समाजवादी पार्टी थी ये, लेनिन वाली पार्टी। निजी संपत्ति का अंत कर दिया गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज टोटली बैंड। बैंक, बीमा कंपनी, बड़े बड़े उद्योग, रेलों, यातायात के साधनों, इन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मैंने आपको बताया ना समाजवादी विचारधारा क्या होती है, कि जब उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि सरकार ने अपने अधीन कर ली। जैसे पहले बैंक, बीमा कंपनी, रेल, यातायात, ये सब प्राइवेट था। विदेशी कर्जे जो है रद्द कर दिए गए और विदेशी पूंजी भी जब्त कर ली गई। तो सभी लोगों को समान अधिकार देने की घोषणा की गई। लेकिन जल्दी ही ये जो नई सरकार बनी थी, मैंने आपको बताया, ये जो 1918 में जिस नई सरकार का गठन हुआ था, ये गृह युद्ध में फंस गई। गृह युद्ध क्या था ये? 1918 से 1920 तक ये गृह युद्ध चला। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, मतलब ये जो सरकार काम कर रही थी, कुछ लोग इसके खिलाफ थे। जैसे पूंजीपति, भाई उनके हाथ से तो संपत्ति चली गई थी। पूंजीपति कैसे समाजवादी सरकार का साथ दे सकते हैं, जो तो उत्पादन के साधनों पर खुद नियंत्रण करना चाहते हैं। तो पूंजीपति वर्ग, कुलीन वर्ग, उद्योगपति और पादरी, ये जो है सरकार के विरोधी बन गए थे, और इसमें साथ दे रहे थे बहुत से अन्य देश, जैसे इन लोगों का, मतलब पूंजीपतियों वगैरह का, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, बहुत से अन्य देश रूस को फिर से युद्ध में शामिल करने के लिए जो है प्रयासरत थे। तो उन्होंने जो है हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। तो ऐसी परिस्थिति में लेनिन की सरकार ने एक दृढ़ नीति अपनाई। विदेशी सेनाओं का सामना करने के लिए उसने एक विशाल सेना संगठित की, जिसको रेड आर्मी कहा जाता है, ठीक है ना, लाल सेना। और सरकार के विरोधियों का दमन करने के लिए एक न्यायालय स्थापित किया जिसका नाम था चेका नाम का एक न्यायालय स्थापित किया। और इसने देश में फिर आतंक का शासन स्थापित किया, और गृह युद्ध में अंततः लेनिन की सरकार ने सफलता हासिल की। तो ये जो है क्रांति की घटनाएं मैंने आपको ब्रीफ में बताई है। आप, मुझे लगता है कि शायद आप इनको समझ लोगे। किताब से 2-3 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि फरवरी क्रांति क्या थी, ये बोल्शेविक क्रांति क्या थी, ठीक है, और लेनिन के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसने क्या क्या कार्य किए। तो ये इसके बाद एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, वो है रूसी क्रांति के असफलता के कारण और उसके परिणाम। वो हम एक लेक्चर में ही ख़त्म करेंगे। थैंक यू।